गुजरात में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और 5वें दिन कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। किस जिलों में मौसम विभाग ने की भारी बारिश की घोषणा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसके मुताबिक आज अहमदाबाद में हल्की बारिश का अनुमान है, जिसके मुताबिक अगले 4 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और 5वें दिन कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों पे गुजरात रीजन पे जो बारिश होगी वो मतलब लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। और जो मतलब ज़िले हैं जहाँ पे ये लाइट टू मॉडरेट बारिश होगी वो ज़िले हैं बनासकांठा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। आइए जानते हैं अगले 5 दिन कहाँ होगी बारिश। पहला दिन बनासकांठा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरवली, अहमदाबाद, पंचमहाल, दाहोद, महिसागर, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली, गिर सोमनाथ, दीव, कच्छ के कुछ इलाके। दूसरा दिन बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, वडोदरा, छोटाउदेपुर, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, तापी, दमन, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, दीव। तीसरा दिन बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, वडोदरा, छोटाउदेपुर, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, तापी, दमन, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर, दीव। चौथा दिन कुछ जिलों में भारी बारिश और बहुत बारिश होगी। डांग, नवसारी, तापी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद। पांचवा दिन कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। डांग, नवसारी, तापी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मौसम अनुकूल रहने से गुजरात के किसानों की चिंताएं दूर हो जाएगी। 14 सितंबर तक एक नया सिस्टम बनेगा जो मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा और गुजरात में बारिश लाएगा। नवरात्रि पर्व के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात में अब नए वाहन खरीदनार और उपभोक्ता के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ध्यान से सुन लीजिए। अब खरीदी गई गाड़ी पर नंबर प्लेट लगने पर ही मिलेगा नंबर। तो क्या नई गाड़ियों से हटेगा TC नंबर सिस्टम? गुजरात में वाहन खरीदार और उपभोक्ता के लिए परिवहन विभाग द्वारा बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से आपको खरीदी गई गाड़ी का नंबर प्लेट आने पर ही व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर ही मिल सकेगा। नई गाड़ियों में TC नंबर सिस्टम हटा दिया गया है। RTO से काम लेकर डीलरों को सौंपने के नियमों में बदलाव किए गए हैं। ધારો કે મ્યુનિસિપલ ટેક્સ ભરવા માટે 1 દિવસની પૂરી પ્રોસેસ છે। એ સિવાય નંબર પ્લેટ ઓર્ડર કરીને નંબર પ્લેટ આવવા માટે 1 દિવસની પ્રોસેસ છે। એ 2 દિવસ તો એમાં લઈ લેશે અને એ પહેલા અમારે બીજી બધી ઘણી બધી ડેટા એન્ટ્રીઝ ને બધું કરવાનું રહેશે। એટલે 3 દિવસની આ પ્રોસેસ છે। હવે આ 3 દિવસ પહેલા અમારે જ્યારે બી નંબર પ્લેટ કરવી હશે, આપને ડિલિવરી આપવાની હશે, કસ્ટમરને ડિલિવરી આપવાની હશે, તો એ 3 દિવસ પહેલા મારે પૂરેપૂરી તૈયારી કરીને જ આ વસ્તુ થશે। अब से नए नंबर प्लेट निकालने और नंबर प्लेट लगाने का काम भी डीलर को ही करना होगा। यह नई व्यवस्था 14 सितंबर से नए नियम का पालन सबको करना होगा। सभी डेटा डीलरों को 13 सितंबर तक RTO को उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। 14 सितंबर से नई व्यवस्था के मुताबिक सिर्फ डीलर ही चालू नंबर प्लेट वाले लोगों को नई गाड़ियां दे सकेगा। वाहनों के रजिस्ट्रेशन से लेकर नंबर आवंटन तक की सारी प्रक्रिया शोरूम से ही की जाएगी, जिससे फीस हुए टैक्स भुगतान के तुरंत बाद नंबर प्लेट भी वाहन से जुड़ जाएगी। नए नियम के मुताबिक शोरूम से वाहन खरीदते समय नंबर प्लेट लगाई जाएगी। यह भी आग्रह किया गया है कि बिना नंबर प्लेट लगे वाहनों शोरूम से बाहर नहीं जा सकेंगे और यदि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन बाहर घूमते पाए तो डीलर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निलंबन सहित गलत दस्तावेज अपलोड करने पर भी शिकायत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के ताज पैलेस होटल में हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध चीनी बैग मिला। फिर क्या था, सभी अधिकारियों ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी थी। क्या था ये पूरा मामला? G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के होटल ताज पैलेस में चीन के डेलीगेशन के पास एक रहस्यमय बैग मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के सूत्रों की माने तो चाइनीज डेलीगेशन एक बैग लेकर आया था और जब पुलिस ने बैग चेक करने के लिए कहा तो डेलीगेशन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
दरअसल डिप्लोमेटिक बैगेज को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन जो चीनी डेलीगेशन होटल ताज पैलेस पर पहुंचा था उसमें से एक शख्स के पास असामान्य बैग पाया गया। फिर प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस बैग को अंदर ले जाने दिया गया। इसके बाद होटल के स्टाफ ने बैग में कुछ संदिग्ध होने की जानकारी अधिकारियों को दी थी। जब इस बैग का स्कैन करने के लिए कहा गया तो चीनियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और 12 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। मामला तब शांत हुआ जब उस रहस्यमयी बैग को चीनी दूतावास भेज दिया गया। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है। इसके बाद ये खबर मीडिया में आई है। इसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब देश में सभी की निगाहें 18 सितंबर से होने वाले संसद के विशेष सत्र पर है, जिसमें सत्ता पक्ष कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है। लेकिन इस विशेष सत्र में कौन-कौन से मुद्दों पर चर्चा करेगा? भारत में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इस समिट के लिए खासी तैयारियां की गई थी। अब G20 के सफल आयोजन के बाद सभी की निगाहें 18 सितंबर को होने वाले संसद के विशेष सत्र पर है। 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले एजेंडे को लेकर काफी चर्चाएं हैं, जिसमें माना जा रहा है कि इस सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है और सरकार इस पर एक कानून भी बना सकती है। वहीं दूसरी ओर चर्चा देश के नाम को लेकर भी है कि सत्र का एजेंडा स्थायी रूप से देश का नाम इंडिया से भारत करने को लेकर होगा। हालांकि अभी तक विशेष सत्र के एजेंडे पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की 28 पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इसे सनातन धर्म का विरोध करार दिया जाए। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। क्या हो सकता है बड़ा खुलासा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व काबीना मंत्री आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। बताया गया है कि छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। आयकर विभाग ने रामपुर, लखनऊ, सराहनपुर और गाजियाबाद में छापेमारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के वक्त सपा नेता आजम खान अपने रामपुर स्थित आवास पर थे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट खाते की जांच हो रही है। दरअसल रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के आवास पर आयकर विभाग की टीम कार्यवाही कर रही है। आयकर विभाग की दर्जन भर गाड़ियों का काफिला आजम खान के घर के बाहर देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह टीम आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट और खातों के लेन देन की जाँच कर रही है। फिलहाल आजम खान के घर के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों का पहरा देखने को मिला और अंदर आयकर विभाग के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की है। आने वाले समय में इसको लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। रिजर्व बैंक का यह आदेश प्रॉपर्टी लोन से संबंधित है, जो ग्राहकों के काफी काम का साबित होने वाला है। इसके बाद अब बैंकों की तरफ से डॉक्यूमेंट देने में देरी नहीं होगी। क्या है पूरा मामला? प्रॉपर्टी पर लोन के मामले में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला लिया है। अब अगर लोन चुका देने के बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वापस देने में बैंक, NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां देरी करती है तो उन्हें ग्राहकों को हर्जाना देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। सेंट्रल बैंक ने सभी संबंधित वित्तीय संस्थाओं को ताजे ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कंडक्ट यानी जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई। सभी बैंकों को इस बात की भी हिदायत दी गई है कि वे लोन के सेक्शन लेटर में सारे डॉक्यूमेंट को वापस करने की तारीख व जगह का जिक्र करेंगे।
अगर कर्ज लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को सारे कागजात वापस करने के संबंध में बैंकों को स्पष्ट प्रक्रिया तय करनी होगी और इस प्रक्रिया की जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी दिखानी होगी। अगर बैंक या अन्य संबंधित संस्था तय समय के भीतर यानी लोन चुकता होने के 30 दिनों में डॉक्यूमेंट को वापस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ग्राहकों को 5,000 हर्जाना देना पड़ेगा। बैंक व संस्थाओं को सबसे पहले देरी के बारे में ग्राहक को बताना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बदलते मौसम में वायरल फीवर का खतरा काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को बचा कर रखें। साथ ये भी सवाल है, वायरल फीवर क्यों होते हैं? फीवर में घर बैठकर नुस्खे आजमाना सही है या नहीं? बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम होना आम बात है। इन सब के अलावा बदलते मौसम में वायरल फीवर का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को बचाए रखें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से कैसे बचें। बरसात के मौसम में वायरल फीवर के मामले 2 गुना बढ़ जाते हैं। यही बुखार अगर किसी व्यक्ति को है तो उससे दूसरे को भी फैल सकता है। दरअसल जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है उसे बार बार वायरल फीवर का खतरा रहता है। खासकर यह बच्चों और बूढ़ों को अधिक होता है। एक बार यह वायरल किसी व्यक्ति के शरीर में चला गया तो यह म्यूटेट कर जाता है और पूरा चांसेस रहता है कि उसे दोबारा भी हो। एक्सपर्ट कहते हैं कि वायरल फीवर होने पर यह नहीं है कि मार्केट से दवा लेकर घर में बैठकर ही खा रहे हैं। डॉक्टर को एक बार जरूर दिखा ले। आप खुद के बचाव के लिए गर्म पानी, अदरक की चाय, काढ़ा और भाप ले सकते हैं। इन घरेलू इलाज से आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे बुखार कम नहीं होगा। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।